जस्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे हम पहले करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके 1 by 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस में देता हूँ आपको। आप अपने मार्क्स जरूर मुझे मैसेज कर देना, थोड़ा सा मेरे रिकॉर्ड में वो रहता है ना, कम में आए ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता उतना। हाँ, यहाँ से मैं 1 by 1 में क्वेश्चन दूंगा, उसको आप मुझे आंसर बताएंगे। हाँ, सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो भी आंसर आ रहा है मुझे मैसेज कर दो, whatever answer you get।
कैंसर है बेटा, कुछ है कैंसर? लेट मी चेक। एक आध आंसर मेरे पास आए हैं। अच्छा, ऐसा आ जाएगा। अलग अलग आंसर आ रहा है। लेट मी चेक, है ना, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। मैंने बोला था इसको हम आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? बेसिकली आपके आर्क में। ये तो डायरेक्शन तो पूछ नहीं रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना। ये सिर्फ क्या पूछ रहा है? बेसिकली आपका मैग्नीट्यूड। तो ऐसे क्वेश्चन करता है कि इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना, इसको आप इस तरह से आर्क में कन्वर्ट, है ना। और आपका आर्क का यहाँ पे जो टोटल एंगल होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। और रेडियस जो है वो 5 है। यहाँ से आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो 100 है, ये आपकी हो जाएगी के लैम्डा बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 इनटू sin 2 के लैम्डा। वो हो जाता है यहाँ पे इनटू sin अल्फा बाई, यहाँ पे sin 45 डिग्री हो जाएगा। पहले ये आ गया इस पोजीशन में। अब इस पोजीशन में जब आर्क में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये रेडियस आपकी चेंज होगी, एंगल कभी भी टोटल सेम ही रहेगा। जो पहले ये मिला के अगर 90 एंगल बना देते, तो अभी भी वाला एंगल कर्व करने के बाद भी क्या होगा? तो ये आपका 90 होगा। बस ये है कि अब इसकी जो रेडियस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना। तो अगर ये 5 है तो ये 5 cos 37 होगी, तो सही कन्वर्ट करना। तो आप जब नया फील्ड आप निकालोगे, नया फील्ड जस्ट आप ऐसे 2 के लैम्डा तो सेम ही है, बाय आर की जगह पे दिया है इनटू सेम sin 45। बस दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा वो सही होगा। तो कितना आपका आंसर? हाँ, तो मेरे ख्याल से किसी ने आंसर सही बताया था, है ना। तो उसको देख के क्या आंसर आ रहा है, दोनों को डिवाइड करके नई फील्ड आ जाएगी, है ना। तो व्हाट आंसर यू गेट? वैसे ट्रिक हम यूज करते हैं भाई, टोटल एंगल तो चेंज नहीं हुआ ना, बस ये रेडियस से तो चेंज हो गई। अब 5 की बजाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 cos 37, वो आपके कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ से e बाई 100 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5/3, है ना। वही e इज इक्वल टू 100 बाई, हाँ सही, e बाई 100 इज इक्वल टू, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, 5/3। e का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 500/3 वोल्ट आ जाएगा। ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? इसकी आती है तो इसका सेंस सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या हो गया? इसलिए आपका मॉडिफाई। तो ये एग्जांपल नंबर 1। तो इस तरह से हम फिल के फॉर्मूले को यूज करते हैं। एग्जांपल 2 पे आ जाओ। है ना, एग्जांपल 2 पे अगर हम आए, तो एग्जांपल 2 में वी कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन कन्वर्जन के ऊपर, या आप इजिली सॉल्व कर सकते हो।
हाँ, कुछ आंसर मेरे पास आया है। हाँ, सही आंसर है इशिता आपका। इशिता योर आंसर इज करेक्ट। सही बताया इशिता ने, आंसर सही है ना, बिल्कुल सही। एकदम आ जाएगा, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल तो है नहीं। ऐसे क्वेश्चंस हम कई बार कर चुके हैं, है ना, कि भाई पोटेंशियल से हम फील्ड कैसे निकालते हैं। पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। तो इशिता का आंसर बिल्कुल सही है। दैट इज द 17 इज द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर है दैट इज द 17 वोल्ट पर मीटर। कुछ नहीं करना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई जे कैप प्लस हो जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड के। होता है ना, इसको डिफरेंशिएट तो करना मुझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आप पहले उसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये आपको हो जाएगा 2 वाई जेड स्क्वायर आई कैप और एक माइनस साइन तो हो गई, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा। प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 एक्स जेड स्क्वायर जे कैप प्लस फिर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे आपको हो जाएगा 4 एक्स वाई जेड पार्शियल डिफरेंशिएट करके। और उसके बाद एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर एक्स इज इक्वल टू आपने 2 पुट कर दिया, y इज इक्वल टू -4 z इज इक्वल टू 1 और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड आपको है ना, स्क्वायर करके अंडर रूट करके मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 17 आ जाएगा। इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो होगी वो 17 आ जाएगी। तो सिंपल ऐसे करना है पार्शियल डेरिवेटिव। ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर। नाउ आई विल मूव टू द एग्जांपल नंबर 3। वन बाय वन करके सारे एग्जांपल हम करेंगे। गो फॉर द एग्जांपल नंबर 3। सब लोग एक बार मार्क्स मुझे अपने मैसेज कर देना भाई कि आपके बोर्ड्स में क्या मार्क्स आए हैं, है ना, पर्सनल मैसेज कर दो। ये आपका एग्जांपल 2 हो गया। एग्जांपल 3 पे क्या आंसर आता है? हाँ, चेक करता हूँ ध्यान से।
आपका आंसर चेक करें। Let me check. हाँ, दिव्यांशु सही आंसर है। Your answer is correct. Your answer is correct. है ना, सही बता रहे हैं। इसमें आंसर जो है आपका सही होगा, है ना। तो कुछ नहीं, इसमें ऐसा है कि आप इसमें देखो कि सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि हेमिस्फीयर की वजह से आप जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल निकालना है तो एकदम आसान है कि हेमिस्फीयर की वजह से स्फीयर की वजह से आपको पता होता है कि अगर ये कंप्लीट होता है ना, भाई आपको ये निकालना है कि अगर ये कोई हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की वजह से इसके सेंटर में अगर इसके ऊपर क्यू चार्ज है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, इसके ऊपर टोटल चार्ज है। तो आप हेमिस्फीयर का फॉर्मूला निकालते हैं, स्फीयर का तो जानते हो, उसको आप कंप्लीट करना। कंप्लीट करेंगे तो स्फीयर के सेंटर का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो 3/5 KQ/R फॉर्मूला। 3/5 KQ क्या होता है, जैसे कि आपका R होता है, तो क्या करोगे आप कि चार्ज क्यू अगर हाफ में था तो पूरे में चार्ज डबल हो जाएगा ना, इनटू 2 क्यू कर दोगे आप ऐसे। नहीं फिर 2 से डिवाइड भी तो करोगे, तो जितना इसकी वजह से होगा इतना इसकी वजह से होगा, तो इसके ऊपर दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट। हेमिस्फीयर के लिए भी सेंटर में फॉर्मूला 2 2 कैंसिल हो जाएगा। सेंटर में जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वो 3 KQ/5 आर है ना। 3 KQ/5 आर होता है, 2 आर होता है, तो जरा 5 आर होता है, 2 आर होता है। यहाँ पे जो सर 2 होता है। हाँ 2 हाँ 3 KQ/2 आर होता है ना, क्योंकि 3 KQ/2 आर 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर में कैपिटल आर स्क्वायर होता है, तो उसमें स्मॉल आर जरूर पुट करेंगे तो 3 KQ/2 आर। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, अब तो एकदम आसान है ना कि भाई पूरे की वजह से पोटेंशियल अगर V1 है, ये आपका हो जाएगा, चलिए आपका 3 KQ/2 आर। 2 रेडियस के लिए इसने दिया हुआ है। अब इससे आप एक डिप्रेशन निकाल लेते हैं, जब डिप्रेशन निकाल लेंगे तो इसकी वजह से पोटेंशियल आपका V2 हो गया, ये आपका हो जाएगा 3 KQ' into A/2, है ना, क्योंकि रेडियस हाफ कर दिया ना, रेडियस हमने क्या कर दिया, आपका हाफ कर दिया। और क्यू डैश एंड क्यू की वैल्यू को हम डेंसिटी के टर्म्स में पुट कर सकते हैं। भाई क्यू की वैल्यू आप सिंपल पुट कर सकते हो 2/3 पाई आर पाई इनटू, है ना, पाई इनटू ए क्यूब। और क्यू डैश की जो वैल्यू होगी ये भी आपकी हो जाएगी 2 into 2/3 पाई इनटू A/2, है ना। तो इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और दोनों को माइनस कर देना, पूरी की वजह से इतना है और निकाला उसकी वजह से इतना है, नेट पोटेंशियल आपका V1 माइनस V2। तो जो n की वैल्यू इस क्वेश्चन में आ रही है ना, वो कितनी आती है, जो कंपेयर करेंगे तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितने जगह से आपकी थी, उससे हम solve करेंगे। जो n की वैल्यू होगी वो कितने जगह से आपकी 3 आएगी। तो दिस वे वी कैन सॉल्व, है ना। तो a की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। जस्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पूरे में यूज किया है, वी हैव यूज्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पे एग्जांपल 3 हो। नाउ आई गो फॉर द एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 में, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जांपल 4 सॉल्व दिस क्वेश्चन।
हाँ, लेट मी चेक क्या आंसर आया। कुछ भेजा आपने, मैंने देखा नहीं था अभी। हाँ, हृदयांशु सही आंसर है आपके। हृदयांशु और अंश दोनों के आंसर सही है। हृदयांशु और अंश दोनों के आंसर क्या आंसर आपके सही। हृदयांशु का भी आंसर सही है, अंश का भी सही है। बस एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर से। हाँ सही, हृदयांशु और अंश आपका आंसर सही। एग्जाम्पल 4 का आंसर आपके सही। इसका आंसर जो है वो 4 है, यानी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो 4 है ना। लेट मी एक्सप्लेन, है ना। 4 आंसर सही है। 4 आंसर इज करेक्ट आंसर, है ना। सही बताया मैंने, 4 आंसर इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं इसमें है। यहाँ पे एक प्रोटॉन था, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन था चार्ज की, और इसको यू से प्रोजेक्ट करता है, और दोनों प्रोटॉन का मास हम ले लेते हैं। तो पहले डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ये इसके पास आएगा तो ये मूव कर लेगा। जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस और अप्रोच होती है, जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस और अप्रोच होती है, दोनों सेम प्रोसेस। अगर ये आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, आर मिनिमम है, तो उस टाइम दोनों सिस्टम में वेलोसिटी क्या होती है, दोनों की सेम होती है। और पूरे में कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, एक तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पहले मोमेंटम था बेसिकली आपका 2 एम यू, एम इंटू यू, क्योंकि ये तो रेस्ट है। और अब मोमेंटम हो जाएगा 2 एम, यहाँ से v की वैल्यू u by 2 हो जाएगी। और उसके बाद मैकेनिकल की कंजर्वेशन, इस स्टेज पे जो इसकी मैकेनिकल की होगी, काइनेटिक हो जाएगी हाफ एम स्क्वायर, पोटेंशियल तो जीरो होगी। जब क्लोजेस्ट अप्रोच को होगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम टू वी स्क्वायर ट्वाइस, दोनों की होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जब हो जाएगा के स्क्वायर बाय आर मिनिमम। तो यहाँ से v की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका और आर मिनिमम को जब आंसर से कंपेयर करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबसे आपकी 4 है ना। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, दिस वे वी कैन सॉल्व। ये हो गया एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 के बाद हम 5 पे जाते हैं। तो इसका 4 इंटीजर टाइप का आंसर सही है। तो इंटीजर में कोई ऐसा अलग से कंसेप्ट नहीं आता है कि जो चीज हम जानते हैं वही चीज आती है। बस थोड़ा सा घुमाव फिरा के, है ना, घुमाव फिरा के किसी चीज से कंपेयर करवा देते हैं, है ना। जो चीज हम सब जानते हैं उसी के रिगार्डिंग ही पूछा जाता है। इसके बाद क्या गया, नाउ गो फॉर दिस क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 5।
पोटेंशियल जीरो इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो जो है लेके उसका पोटेंशियल आपको बताना नहीं, तो मैं चेक करता हूँ पोटेंशियल एट सेंटर सी ऑफ द क्या होगा, पोटेंशियल एट जीरो, से पोटेंशियल जीरो जो लिया होगा ना वो सेंटर ऑफ द होल पे लिया होगा, है ना, कि पोटेंशियल जीरो जो लिया होगा वो सेंटर ऑफ द होल पे लिया होगा, आपको सेंटर ऑफ द स्फीयर पे निकालना है। आपका सिंगल डिजिट इंटीजर हो, हाँ सिंगल डिजिट वैसे आता है, ये वैसे सिंगल हो कुछ भी नहीं है। हाँ ये तो आंसर नहीं है। हाँ ये आंसर तो नहीं आ रहा बेटा, ये आंसर नहीं आ रहा है, और आंसर भी एक दो आए हैं, चेक। हाँ ये सही, अंजलि सिक्स आंसर सही आ रहा है ना, लेकिन आंसर तो मेरे पास सिक्स ही लिखा हुआ है सिंपल, है ना, कि आंसर जो मुझे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है बेसिकली आपका सिक्स आ रहा है मेरे पास, है ना। लेट मी चेक कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। देखो मैं बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ही तो यूज करना है, आपको क्या यूज करना है बेसिकली आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, है ना। लेट मी चेक, देखो जब सॉल्व करोगे आप तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम जानते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से यूनिफॉर्म, है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो रो आर बाई रो डी बाई थ्री एप्सिलॉन, ये सब जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, रो डी बाई थ्री एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया रो डी बाई थ्री एप्सिलॉन होता है ना, और डी इसने एक इक्वल दिए हुआ है, ये आपको हो जाएगा रो ए बाई थ्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईबी हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके ई,
पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी एक ए और मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपको हो जाएगा रो ए स्क्वायर बाई, है ना, ये तो हो जाएगा। मैं सोचना नहीं करता, है ना, रो डी बाई पी एप्सिलॉन नॉट एंड रो ए स्क्वायर बाई पी एप्सिलॉन हो जाएगा। वैसे तो इससे आ जाएगा आपका वैल्यू कर दो, सब कुछ दे हुआ है आपको। कैसे आंसर नहीं आ रहा है क्या? तो जरा इससे क्या आंसर नहीं आ रहा है क्या आपका? क्या एप्सिलॉन नॉट को पाई के टर्म्स में ले आओ, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको पाई के टर्म्स में लेके आओ आप। हाँ, इसमें मुझे कोई मिस्टेक तो नहीं लग रही है। तो अगर ये स्क्वायर है तो इसकी कैविटी के अंदर पी की वैल्यू की हो, फॉर्मूला रो डी बाई पी एप्सिलॉन होता है, डी ए है, कर दिया हमने। और पोटेंशियल डिफरेंस एडी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर एडी है तो को आप डी से मल्टीप्लाई कर दो तो रो एच पर, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं p इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये होता है 9 into 10 पावर 9, है ना। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी ये आपका हो जाएगा सीधे आपका 1/4 पाई इंटू 9 into 10 पावर, वो यहाँ पुट करता हूँ। और रो की वैल्यू और एक वैल्यू आपको दी हुई है, उससे मेरे पास सही आंसर, जो मेरे पास आंसर है वो 6 सही आ रहा है ना। तो मेरे पास जो आंसर है दैट आंसर इज द 6 आ रहा है ना। तो एक बार चेक कर लो आप इसे, है ना। मेरे पास जो आंसर है वो 6 आंसर सही। एक बार चेक कर लेना आप इसे। मेरे पास जो करेक्ट आंसर है वो 6 है। सिंपल हम ऐसे कर लेंगे, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है मुझे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में 1 2 3 4 5 6 है ना। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से सॉल्व करोगे तो जरूर आ जाएगा। एग्जांपल 6 पे कोई इनफाइनाइट डिस्प्ले है, इसकी वजह से पहले इनफाइनाइट डिस्प्ले की वजह से क्या निकालना है मुझे आपको। सर फिगर समझ में नहीं आ रही। हाँ, फिगर समझ में नहीं आ रही है। शीट एक्स वाई प्लेन में ही है, सीट एक्स वाई प्लेन में ही मैं बता देता हूँ क्या है इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसकी थिकनेस कितनी दी हुई है, एक्सप्रेशन फॉर थिकनेस की दी हुई है, सही बता देता हूँ। फिगर कुछ नहीं है, ये आपकी कोई इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ट और इसकी थिकनेस ये थी, है ना, और सेंटर से इसका से एक्सपेक्टेड। तो आपको यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसकी यहाँ से डिस्टेंस, तो इस पॉइंट पे फिर बतानी है। और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सीखना है, पूरे शीट में चार्ज डेंसिटी अगर सीखना है तो आपको इस की पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और फिर उसको कंपेयर करना है जो एक्सप्रेशन दिया, बस यही क्वेश्चन था।
पॉइंट x1 के डिस्टेंस सेंटर से a है, पॉइंट x1 की डिस्टेंस जो सेंटर से है ना वो आपका a। हाँ, एक एलिमेंट ले लेंगे, एलिमेंट लेके इंटीग्रेट हो जाएगा। एलिमेंट सर जो n की इनफाइनाइट, वैल्यू 2। हाँ सही आंसर, सही आंसर है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक्सपर्टीज चाहिए आपको, कुछ नहीं है ना, सही बता रहा हूँ, इसका आंसर सही है ना। ऐसे क्वेश्चन का इससे हमने सॉल्व कर लिया, है ना, सही बता रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा वो सही है, इसका जो आंसर है वो सही है ना। n की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, है ना। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका कुछ नहीं ऐसा है कि आप यहाँ से एक एलिमेंट ले लो, है ना। यहाँ पे आपने एक स्क्रिप्ट एलिमेंट, है ना, स्क्रिप्ट के लिए इस तरह से इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज देगी ना, और ये एलिमेंट आपने लिया कोई यहाँ से x, है ना, और इसकी वेलोसिटी आपने ली, तो इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ये आपकी हो जाएगी a माइनस एक्स, है ना। और इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला पता होता है, इस एलिमेंट की वजह से जो डी होगी ये आपकी हो जाएगी 2k लैम्डा बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस a माइनस एक्स होगा, है ना। ठीक होगा, डिस्टेंस क्या होगी तो आपकी a माइनस एक्स होगी। और हम लैम्डा कैसे पुट करेंगे, लैम्डा पुट करना आसान है, लैम्डा स्क्वायर सिग्मा चार्ज पॉइंट एरिया है, लैम्डा पुट करना है तो सिग्मा इनटू dx हो जाएगा चार्ज पॉइंट लेंथ, लैम्डा को यहां पुट कर दो, तो डी की जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी 2k सिग्मा इनटू बाय a माइनस एक्स। अब बोलो ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, टोटल फिर के लिए इंटीग्रेट करना है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है आपको जानते पूछ देंगे, तो x की वैल्यू जो होगी वो माइनस डी बाई 2, और आगे जाएंगे तो x की वैल्यू कहां तक हो जाएगी, नेक्स्ट यहां से मेजर करना है राइट पर, पीछे माइनस डी बाई 2 आगे प्लस डी बाई 2, लॉग में आंसर आ जाएगा। जब कंपेयर करोगे तो आपका जहाँ पे n है वहाँ पे जब 2 आ जाएगा, लॉग में आंसर आ जाएगा। जब कंपेयर करोगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा कि आपका बस एकदम फटाक से कर लेते हैं इंटीजर का, इसमें कोई ऐसा टाइम नहीं लगता। ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 6। इसके बाद हम आते हैं एग्जांपल नंबर 7, है ना। एग्जांपल नंबर 7 ये कर सकते हो आप क्वेश्चन। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी एक एंड पे बताना है आपको। इसके आंसर सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में आएंगे। एज एग्जांपल
हाँ तन्वी, आपका आंसर सही है। तन्वी और आंसर इसका है। तन्वी और आंसर इसका है। ये आंसर नहीं है मृदुल बेटा, ये आंसर तो सही नहीं है। पता है इसका कोई शॉर्टकट वगैरह हो नीचे भी आर होगा। भी आएगा, नीचे आर नहीं लिखा। नहीं यार, नहीं है आंसर। आपके आंसर में ना तो आर आ रहा है ना पाई आ रहा है। मुझे पता नहीं, तो शॉर्टकट से क्या हो, मैंने बहुत जल्दी आंसर दिया ना। मैं तो बेसिक मेथड से यूज हुआ इसका। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। लेट मी एक्सप्लेन। जस्ट मैंने एक एलिमेंट ले लिया इस तरह से, सत्यांशु। नहीं, आर नहीं आ रहा है आंसर में। मेन चीज यही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। आपने एक यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, रिंग। इस तरह से एलिमेंट ले लिया और रिंग के रेडियस क्या, सर सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय, ये आंसर आ रहा है। टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 12, ये सही है। तो आपने एक रिंग ले लिया ऐसे, किसी एक्स पे डी एक्स पे का, और इसकी रेडियस आपने आर ली। तो रिंग की वजह से फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होता है। रिंग की वजह से फील्ड का फॉर्मूला होता है कि क्यू इंटू एक्स, के डी क्यू इंटू एक्स हो जाएगा बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3 डी हो जाएगा ना। और डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो आप, तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू इसका सरफेस एरिया, ये आपको हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी एक्स, है ना। और ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, इसका इंटीग्रेशन के लिए फिर 0 से इनफाइनाइट तक, 0 से लेके कहां तक हो जाएगा इसके लिए आपके इनफाइनाइट। आपका मेरे ख्याल से कोई टर्म्स बचेंगे कि आर वगैरह कैंसिल हो जाएंगे। फील्ड की वैल्यू जस्ट ये आपके, फील्ड की वैल्यू जो होगी वो सिग्मा बाय 12 है। तो सिलेंडर के एंड पे, सिलेंडर के एंड पे क्या हो गया, जब आपकी इतनी, इस तरह से हमने इसको। अब इसके बाद एक और सिलेंडर इधर से अगर लगाते हैं हम, है ना, तो फील्ड की वैल्यू को कैंसिल कर देगा, तो नेट फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर के अंदर तो 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये सेमी इनफाइनाइट इससे कुछ फील्ड आ, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। यस, सारे प्लेट पे कितना कितना चार्ज होगा ये बताना है।
the charge on each and every plate. कंडक्टर का क्वेश्चन है, कंडक्टिंग प्लेट। सब पे चार्ज बताना है बेटा आपको, फिर मैंने बड़ा कर दिया ना। फाइंड द चार्ज ऑन ऑल 4 प्लेट्स। कितनी प्लेट्स पे चार्ज होंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा सरफेस पे? सरफेस पे कितने कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वो बताना है।
सर जो सबसे लेफ्ट वाली प्लेट है हाँ उस पे बाहर की तरफ 2q/3। अच्छा, ऐसा आ जाएगा। हाँ टोटल सर। सिस्टम का और चार्ज कितना, टोटल सर सिस्टम का चार्ज कितना आ रहा है? टोटल का नहीं, पूरे सिस्टम में चार्ज अभी है कितना? पूरे नेट चार्ज तो सर क्यू है। क्यू है तो Q/2 होगा ना लेफ्ट पे। तो नेट चार्ज का हाफ हाफ ही तो होता है आउटर मोस्ट, वो तो डिफरेंट हो ही नहीं सकता ना, हाँ। Q/2 ही होगा अच्छा। भाई, वो तो Q/2 ही होगा ना। टोटल सिस्टम का जो चार्ज है वो आउटर मोस्ट प्लेट पे तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है ना, नहीं तो फील्ड कैंसिल ही नहीं होगा। पूरे सिस्टम का चार्ज अगर आपको बोला है कि Q/2 यहाँ होगा, Q/2 है ना। और अगर ये Q/2 है तो इसमें कोई डाउट ही नहीं कि Q/2 है ना, इसमें कोई डाउट मेन प्रॉब्लम है इन सब। इसमें तो Q/2 यहाँ Q/2 होगा, यहाँ क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। ये वाला इससे क्या है सकते हैं आपकी, ये वाला इससे क्या है सकते हैं आपका कनेक्टेड। ये आपका कनेक्टेड है। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताइए। भाई कनेक्टेड है तो वैसे नहीं बोल सकते कि Q/2 है ना, ये भी सही है -Q/2, इसमें भी कोई डाउट। अगर ये Q/2 होगा तो ये वाला कितना आ जाएगा इसलिए आपका -Q/2। फिर हम ये 3Q से इसको माइनस नहीं कर सकते है ना, इसको हम 3Q से इस तरह से माइनस नहीं कर सकते, ये कुछ चार्ज यहाँ से फ्लो हो सकता है। ये भी सही Q/2 है तो ये तो पक्का -Q/2 है ना। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि 3Q में से माइनस करेंगे तो बाकी बचा यहाँ पे होगा। ठीक है ना, तो बाकी जगह पे चार्ज की पोटेंशियल कंसेप्ट आपको लगाना है। तो बाकी जगह पे चार्ज किया आपको क्या लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल का concept, है ना। हम ये बोलेंगे कि इस -5Q का कोई Q चार्ज यहाँ पे आता है, -5Q का कोई Q चार्ज यहाँ पे आपका आ गया, -Q ले लो, ये Q -Q चार्ज। तो अगर ये -Q चार्ज यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो चार्ज होगा -Q 5Q + Q, और इसी का नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 5Q माइनस, है ना। और आपको होता है कि अगर ये -Q होगा ये +Q हो जाएगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल फील्ड होगी वो राइट वर्ड होगी, और यहाँ पे जो फील्ड होगी वो लेफ्ट वर्ड। सारे चार्ज है ना। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं कि आपका कैलकुलेट, है ना। और आपको पता है कि अगर दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है, जितना है इस गैप में पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एरिया होता है। यहाँ पे फील्ड की वैल्यू जो होगी वो Q/ε0 हो जाएगी इनटू डी, और ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे जो फील्ड होगी ये आपको हो जाएगा 5Q - Q बाई ε0 A इनटू 2Q। तो इसको सॉल्व करके स्मॉल क्यू की वैल्यू, और एक बार स्मॉल क्यू आ गया फिर सारा कुछ चलेगा, है ना। स्मॉल क्यू आ गया तो सारे चार्ज हम सब क्या करेंगे, कैलकुलेट। कुछ चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे टोटल अगर कीमत है पक्का Q/2 क्यू है, अगर टोटल क्यू है किसी चीज से कनेक्टेड है तो ये Q/2 भी होता है, इसके सामने -Q/2। लेकिन अब हम नहीं बोल सकते कि 3Q माइनस दिस, क्योंकि ये वायर से, लेकिन चूंकि अगर ये वायर से कनेक्टेड है तो दोनों प्लेट का पोटेंशियल होगा, तो इस गैप का पोटेंशियल डिफरेंस और इस गैप का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इससे आप सॉल्व करें, जो आंसर आ रहा है वो सही है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, थोड़ा सा छोटे किए थे, तो इस तरह से हम इसको अटैच, दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। अब इससे आप कर लो जो भी आता है। हाँ सही बोल रहे हो, Q/2 है ना, इससे जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आपका सही है ना। तो इससे आप आंसर आपका सही है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका लेगा है ना। ये आपका, हाँ सही है अंशु, आपका आंसर सही है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे कंसेप्ट इसमें यूज होंगे। सॉल्व दिस क्वेश्चन।
पोटेंशियल ऐसे फंक्शन दिया हुआ है तो उसको फर्दर कैसे जैसे प्लेन में रखा हुआ है मतलब वेट को तो का कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसमें।
सर 1.54 into 10 की पावर -3। आ रहा है तो चेक कर लेते हैं। हाँ, हाँ जी सर। Let me check. ठीक है, ये आपका आ गया है ना। रेस्ट हम निकाल लेते हैं इसके, किस तरह से इसको सॉल्व करना है आपने। तो कुछ आंसर इन्होंने बताया मुझे। मृदुल का आंसर ये आया है ना? हाँ हृदयांशु, सही है आपका आंसर। आपने जो 2 बताया है, मेरे पास भी आंसर है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। हाँ कि मेरे पास भी जो आंसर आया है ना, हृदयांशु के आंसर से मैच कर रहा है, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड है ना। हो सकता है कि वो इंटीजर करने के बाद 2 मिलीमीटर पर सेकेंड मेरे पास। लेट मी चेक, अगर आपका प्रोसेस सही है, मेरे सारे आंसर सही है, हो सकता है वो है ना राउंड ऑफ करने के बाद आ रहा होगा। तो यहाँ से आ गया आपका 2 मिलीमीटर पर सेकेंड जितना करेंगे, जब ये एक्सिस को क्रॉस करेगा तो वेलोसिटी की वैल्यू 2 मिलीमीटर। जस्ट पैरामेट्रिक से क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का एक्स कंपोनेंट 3 वोल्ट पर मीटर होगा, वाई 4 है ना। और पता है कि जी इस तरह से मूव करेगा है ना। लेकिन पहले अगर जी इस तरह से मूव करके अगर एक्स को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो 3.2 ही हो गया। तो एस वाई इक्वल टू हम ले लेते हैं वाई एक्सिस के लॉन्गर हम अप्लाई करें, तो एस वाई तो आपका हो गया 3.2, यू वाई तो 0 था, एस से स्टार्ट हुआ प्लस हाफ ए वाई, तो आपको क्या है, ये आपका हो जाएगा क्यू वी बाई एम, क्यू इंटू 4 बाई मास इंटू टी, यहाँ टाइम की वैल्यू हो जाएगी। इतने टाइम में एक्सेस को क्या कर रहा है, उससे आपको क्रॉस कर एक्स एक्सेस में क्रॉस करेगा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसके 3.2 डिवाइड बाय क्यू बाय एम, ये वर्टिकल ले लिया आपने, फिर टाइम में ट्रांसफर करने के बाद आपको तो रिजल्टेंट जो फील्ड होगी ना, ये 5 वोल्ट पर, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे आपको बी निकालना है, तो इस टाइम में कितना टोटल बी गेन कर लेगा, इसके अलावा करके हम निकाल सकते हैं। तो बी इक्वल टू जो होगा, यू तो 0 था प्लस 80 हो जाएगा। 80 में आप क्यू ई की जगह पे आप 5 ले लो बाई एम, ये 2 स्टेप के अंदर भाई इसको यूज करके आपने टाइम निकाल लिया है ना, और इसको यूज करके आप स्पीड निकाल लिया। तो इसका जो आंसर आ रहा है 2 मिलीमीटर पर सर सेकंड। सर वो 3.2 है या 3,2 है? नहीं 3.2 है यार, 2,3.2 है। सर 3,2 नहीं है, वो जेड वाला 2। नहीं नहीं वो नहीं है, एक्स वाई प्लेन में मोशन है। अच्छा। मोशन जो है एक्स वाई प्लेन में, जेट कोऑर्डिनेट ये नहीं होगा। नहीं, जेट कोऑर्डिनेट आपको दे नहीं भाई, 3.2 है ना, 3,2 तो नहीं है। लेट मी चेक क्वेश्चन पर। नहीं नहीं, दैट्स फ्रॉम द पॉइंट 2,3.2, तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा डिफरेंस आना हो, जैसे 2 मिलीमीटर पर सेकंड आपका आंसर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्लास में हम करंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में करंट के क्वेश्चन।
हाँ, Tanvir answer is correct. Tanvir answer is correct. सही था। हाँ, ठीक क्वेश्चन है। आप इसमें answer Sir, C. नहीं, सी का आंसर नहीं आ रहा। सी आंसर तो सही नहीं। चेक करता हूँ, मैं सारे ऑप्शन चेक करूँगा। हो सकता है कि मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन हो,
एक आध कोई ऑप्शन और चेक, पहले कंजर्वेटिव का चेक कर लेते हैं, मैं बताता हूँ। पहले चेक कर लेते हैं, देखो बी ऑप्शन तो सही है, ये कंजर्वेटिव होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ द ए एंड बी। ये जो कंजर्वेटिव होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ द ए एंड बी, तो बी ऑप्शन सही है, मतलब ए गलत होगा। मैं चेक करता हूँ कैसे चेक करते हैं, इसको ध्यान देना चाहिए ना कि बी ऑप्शन तो सही है, ये कंजर्वेटिव होता है कि जब भी आप कंजर्वेटिव चेक करते हो तो कंजर्वेटिव चेक करने का ये मेथड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के होंगे, वाई एक्सिस के होंगे, ईएक्स ईवाई और एजेक्ट। ईएक्स जो होता है इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, पास किया जाएगा, और इसी एक्स को हम जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं कि ये पूरा तो कांस्टेंट हो गया ना, पार्शियल डेरिवेटिव। ऐसे ईवाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और ईवाई को जेड के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में ए आ जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में बी आ जाएगा। ऐसे इजेड को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और इजेड को वाई के रिस्पेक्ट में करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको तो एक्स में आएंगे, 0 हो गया, वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे दिया, तो ये आपने कर लिया। इसके बाद आपको ध्यान दो, कॉन्सेप्ट ये होता है कि dEx by dy should be equal to the dEy by dy। ये दो सेम हो गया ना, वैसा होगा तभी कंजर्वेटिव होता है कि Ex by dy is equal to Ey by dx होना चाहिए, तभी जो फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव होती है। ऐसे dEz by Ex by dz है ना, ये आपका हो जाएगा dEz by dx। x को z के रिस्पेक्ट में करो, z को x के रिस्पेक्ट में करो, दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है ना, ऑब्वियसली बात है, ये दोनों भी इक्वल है। ey को आपने z के रिस्पेक्ट में किया, az को y के रिस्पेक्ट में किया, दोनों ये दोनों भी आपके इक्वल है, तो सारी कंडीशन फुलफिल होती है। कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव जो होता है वो ये भाई ये दोनों इक्वेट होना चाहिए, है ना, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वेट होना चाहिए, ये दोनों इक्वेट होना चाहिए और ये दोनों इक्वेट। अगर इक्वेट हो रहे हैं मतलब ए और बी की कोई भी वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ए और बी के लिए क्या होगा, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव अगर होगा मतलब बी ऑप्शन तो सही। बाकी ऑप्शन चेक करते हैं, है ना, हो सकता है कि कोई मल्टीपल करेक्ट आंसर है तो बाकी भी सही है। इसने बोला xy प्लेन में, xy प्लेन का मतलब तो होगा इसका z एक्सिस 0 हो जाएगा, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो xy प्लेन में जो फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी ay I कैप, है ना, प्लस आपका हो जाएगा z एक्सिस 0 हो गया ax j कैप प्लस by के। तो ये xy प्लेन में फील्ड की वैल्यू होगी जहां पे आपने z 0 को, और अलोंग एक्सिस का मतलब वहां y भी 0 होगा, y भी 0 पुट कर दो, y 0 पुट करेंगे तो आपका पहला टर्म 0 होगा, प्लस आपका यहाँ पे आ गया ax प्लस ये वाला टर्म भी 0 है। हाँ, मेरे ख्याल से ये वाला भी ऑप्शन सही होना चाहिए, है ना, मेरे ख्याल से सी ऑप्शन भी सही होना चाहिए, है ना, सी ऑप्शन भी क्या होगा, बेसिकली आपका सही होगा, सी ऑप्शन सही तो है कि in xy plane electric field along the x axis is in electric field on the x axis, on the x, सही, मतलब y 0 होगा तो y डायरेक्शन भी होगा, सही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है तो सी ऑप्शन भी सही है। तो बी भी सही है, सी भी सही है, कुछ लोगों ने बी भेजा था, कुछ लोगों ने सी भेजा, सही। in xy plane electric field along the z axis is 0, है ना, xy प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस के अलोंग 0 नहीं है, तो जो डी होगा वो प्लेन, तो आपका बी एंड सी इज दैट इज ऑल फॉर टुडे। मैं अभी अपने आपको और बताऊंगा कि क्या क्या अब आपको फॉलो करना है, आज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में, है ना, नेक्स्ट क्लास में जब आप करंट पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आगे की स्ट्रेटजी आपको क्या क्या चीजें आप फॉलो करोगे, क्योंकि अब आपके स्कूल्स के रिजल्ट्स वगैरह सारे आ चुके हैं, जो बच्चों को रहता है ना स्कूल में क्या होगा है ना, 11th में टीचर्स कराते रहते हैं, तो उससे डर से आपको फ्री हो चुके हैं। आपको मैंने पहले ही बोलता था आपको मैं कि अभी कुछ नहीं, फाइनल रिजल्ट सभी के सही, लेकिन वो होता है स्कूल के टीचर्स को अपना अपना होता है, पूरे 2 साल तक कराना होता है, ये हो जाएगा तो इतना पढ़ना नहीं, तो हमें पता होता है शुरू में ही क्या कैसे होगा सारी चीजें, हाँ, लेकिन उस टाइम पेरेंट्स वगैरह का इतना प्रेशर रहता है ना कि हम कुछ ज्यादा बता नहीं पाते,
फिर भी मैं बोलता था कि स्कूल की आपको चिंता नहीं। स्कूल में सबके मार्क्स रिसेंट ही आते हैं, ऐसा कोई नॉन रिसेंट का कोई चांस बहुत कम है ना। इस तरह से आती है। तो क्या आप स्कूल से आप फ्री हो गए हो, तो एक्सप्लेन फ्यू मोर थिंग्स, है ना। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, स्ट्रेटजी बना लेता हूँ, जल्दबाजी नहीं करते। विद इन 1 और 2 डेज मैं आपको बताऊँ मैं फर्दर आपको मेंस और एडवांस के लिए कैसे स्ट्रेटजी अपार्ट फ्रॉम दिस एंड डाउट्स। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।